नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मकर संक्रांति आने के साथ ही आज मकर संक्रांति है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मकर संक्रांति के आने के साथ ही बिहार में सियासी दशा और दिशा बदलने वाली है, इस बात के कयास तो पहले से ही लग रहे थे, आप जानते हैं, और आज उसके सबूत भी सामने आ गए हैं। पटना में राबड़ी निवास, फिर बीजेपी कार्यालय और लोजपा कार्यालय में दही चूड़ा भोज के आयोजन की जो तस्वीरें आई हैं, उन्हें देखकर साफ समझा जा सकता है कि न एनडीए अब पहले जैसा रह गया है और न ही नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अब विश्वास की डोर दिख रही है, बल्कि नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, यह खुलकर सामने आ गया है। इधर एक और इशारा मिला है कि बिहार में जल्द ही कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है, और यह इशारा देने वाली हैं मीसा भारती, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं और लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। आइए पहले सुनते हैं इस बयान को, मीसा भारती के इस बयान को, जिससे क्या इशारा मिल रहा है वो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मीसा भारती को सुनिए। इस पे कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछले आप देखें कुछ समय से तो बहुत तरह की घटनाएं घटी है, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चल रही है। अब ऊपर क्या निकल के आता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा अंदर अंदर कुछ चल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ चल रहा है, और क्या चल रहा है उस पे अभी मेरा बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा, तो थोड़ा समय दीजिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी लालू जी जो है थोड़े सब अपने राजनीति के लिए जानते हैं, लेकिन उनका बड़ा दिल दिखाते हैं हमेशा। वो खुल के आगे होके बोलते हैं कि नीतीश को आ जाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक भी है। जब हमने उनसे पूछा तो छोटा भाई अगर वो गलत रास्ते पे जाएगा तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको सही रास्ते। बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया था कि बिहार के हित में, बिहार के नौजवानों को हित में, बिहार की महिलाओं के हित में अगर कोई अच्छी, आपने देखा कि मतलब डबल इंजन की सरकार रही है, तकरीबन 20 साल होने जा रहा है, और बिहार में डेवलपमेंट सिर्फ उसी समय होता है जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया था, अपने वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि हमको अगर मौका मिलता है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मौका थोड़े सीटों से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जेडीयू के साथ हम सरकार में आए, और वही मुख्यमंत्री जी जो बोलते थे कहाँ से होगा क्या होगा, उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया तेजस्वी ने। तो हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। आप पिछले 20 वर्षों से आप डबल इंजन की यहाँ पे सरकार है, आप कोई भी एक फैक्ट्री बता दीजिए कि इन लोगों ने फैक्ट्री लगवाई हो, बिहार के युवाओं के हित में उन्होंने कोई काम किया हो। गोली अगर किसी को आज मारी जाती है तो वो 20 साल पहले के सरकार को कोसते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो मीसा भारती ने इतनी बड़ी बात अनायास नहीं कही होगी दोस्तों, उन्हें कोई जानकारी होगी ऐसा लग रहा है। वहीं आज जिस तरह चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लोजपा कार्यालय दही चूड़ा भोज के लिए बुलाया, लेकिन खुद वो वहां मौजूद नहीं रहे, उससे साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने नीतीश को अपमानित करने की कोशिश की। सुबह तो चिराग पासवान नीतीश के स्वागत के लिए नहीं थे, लेकिन बाद में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस भोज में आए, तब चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है आइए जरा सुन लेते हैं। लेकिन आखिर जब नीतीश कुमार को बुलाया अपने कार्यालय में दही चूड़ा भोज के लिए, तो आखिर चिराग पासवान क्यों नहीं थे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब राज्यपाल महोदय आते हैं तो फिर उसके बाद क्या कुछ कहते हैं, यानी आरिफ मोहम्मद खान के आने के बाद इस भोज में आए, तब चिराग पासवान ने क्या कहा है आइए जरा सुन लेते हैं। नहीं, बिल्कुल माँ महिम से हम लोगों ने विनम्र आग्रह किया था, दही चूड़ा का है, और माँ महिम अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति के अनुभव का लाभ हम लोग को मिलने जा रहा है माँ महिम के रूप में, वो भी एक महत्वपूर्ण साल जबकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में पार्टी के तमाम साथियों की, मेरे परिवार के तमाम सदस्यों की हार्दिक इच्छा थी कि माँ महिम भी दही चूड़ा के इस कार्यक्रम में आए, और क्योंकि उनसे पुराने संबंध रहे हैं, मेरे पिताजी के समकक्ष वो रहे, साथ में दोनों ने एक ही मंत्रिमंडल में कार्य भी किया, तो उस नाते पुराने वो रिश्ते भी हैं। पर इसलिए सबकी चाहत थी, परिवार के लोगों की भी आभार उनका कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकारा और वो आए यहाँ पर। अच्छा, ये महाकुंभ का भी शुरुआत हो चुकी।
तो आपको बता दूं दोस्तों कि चिराग पासवान इस समय बीजेपी के सामने अपने नंबर बढ़वाने में लगे हुए हैं। कल उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनेगी और लोजपा वहीं लड़ेगी जहां से जीत पक्की हो। यानी बीजेपी के सामने चिराग सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी यही चाहती भी है ताकि वो नीतीश कुमार पर दबाव बना सके। बिहार की तरह आज दिल्ली में भी दही चूड़ा की सियासत हुई और इसमें राहुल गांधी एक तीर से दो निशाने लगाते हुए नजर आए। आज राहुल रिठाला विधानसभा इलाके में कांग्रेस के प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने नालों और सड़कों की बदहाली की तस्वीर दिखाते हुए एक ट्वीट भी किया है और फिर से आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है कि ये दिल्ली नहीं पेरिस है। यानी कैसी दिल्ली है जरा देखिए, ये देखिए तस्वीरें जरा, इस वीडियो को पूरा ले आइए। और राहुल गांधी बहुत यहाँ सीधा हमला बोलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी की सरकार पर। सुनिए जरा। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर भी 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। तो राहुल गांधी रिठाला एरिया में इस नाले के किनारे जाकर और ये दिल्ली है, ये पेरिस है, ये तमाम बातें कहते हुए सीधा सीधा हमला बोलते हुए, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने पूर्वांचली लोगों, इसी रिठाला में पूर्वांचली लोगों के साथ दही चूड़े का आनंद भी लिया। ये देखिए, थोड़ा खाया, थोड़ा खिलाया और इस तरह दिल्ली में बैठकर बिहार तक ये मैसेज दे दिया कि कांग्रेस अब भी कितनी ताकत रखती है। ये तस्वीरें आप देखिए, फुल स्क्रीन ले आइए इन तस्वीरों को और इन तस्वीरों में आप देखिए राहुल गांधी थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा खिला रहे हैं और साफ है आज की ये तस्वीर और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है और जिसमें पूर्वांचली लोगों के बीच पहुंचकर मकर संक्रांति के इस पर्व को, इस त्यौहार को वो मना रहे हैं और लोगों के बीच जाना, उनके बीच उनके दुख दर्द को बांटना, उनके खुशियों और गम को बांटना, ये सारा काम राहुल गांधी करते रहे हैं और वही आज यहाँ मकर संक्रांति के इस मौके पर राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए। एक बूढ़ी वृद्धा औरत है और इनके बीच राहुल गांधी और इन्हें ये अपने हाथों से खिला रहे हैं। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस की बैठक भी हुई है जिसमें दिल्ली की बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए जाने हैं और कांग्रेस इस समय दिल्ली में पूरी ताकत से लड़ रही है और उसे उम्मीद है कि बीजेपी की केंद्र की सरकार और आम आदमी पार्टी की राज्य की सरकार, दोनों के वादों से जनता थक गई है और वो पूरा मौका इस बार कांग्रेस को देगी। वहीं बिहार में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का अब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो इधर ही रहेंगे का बयान दे दिया है। आप जानते हैं वो एक नहीं दो बार पिछले दिनों और उससे पहले दर्जनों बार पहले कह चुके हैं कि इधर ही रहेंगे, अब उधर नहीं जाएंगे। उधर गलती से चले गए थे लेकिन अब इधर रहेंगे, कह रहे थे नीतीश कुमार। मगर अब मीसा भारती का बयान फिर से नए उलटफेर के इशारे दे रहा है और इसके अलावा आज बिहार में दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ पहले चिराग पासवान नजर आए और फिर राज्यपाल के साथ, यानी बिहार में एक तरफ बीजेपी ने अपनी खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी खिचड़ी पक रही है। और इधर दिल्ली में जो हो रहा है उसकी शुरुआत कल से हुई है। कल राहुल गांधी दिल्ली के सीलमपुर एरिया में उस विधानसभा में उन्होंने अपने इस चुनाव प्रचार का आगाज किया और यहां से उन्होंने जो मैसेज दिया वो मैसेज न सिर्फ दिल्ली चुनाव के लिए बल्कि अगर कहें तो आने वाले समय में अगर मध्यावधि चुनाव हो तो उसके लिए भी वो एक मैसेज था कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए भी और दिल्ली के लिए भी तैयार है। राहुल गांधी के इस बाइट को, कल के उस भाषण के बाइट को जरा सुनिए, इससे आपको साफ समझ में आएगा कि राहुल का इशारा किस तरफ का है और क्या कहना चाहते हैं। सुनिए जरा। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे।
अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब। तो यहां पर साफ साफ आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, और कह रहे हैं कि कहीं भी अगर जरूरत हो तो वहां राहुल गांधी आपको मौजूद मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहां कह रहे हैं, और नफरत दूर करना और मोहब्बत का पैगाम लेकर आने वाले राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं। जरा सोचिए, ये भाषण राहुल गांधी ने कल सीलमपुर से चुनावी सभा, यानी दिल्ली की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, दिल्ली विधानसभा के इस सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? क्या राहुल गांधी देश को संबोधित कर रहे थे और उसके साथ साथ दिल्ली को भी संबोधित कर रहे थे? ये जरा सोचिए। लेकिन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और दिल्ली से लेकर बिहार तक, या कहें तो बिहार से लेकर दिल्ली तक जो कुछ चल रहा है उस पर अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। देखिए, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। लास्ट में आप सुन रहे थे राहुल गांधी का भाषण, और जरा सोचने के लिए अपने साथियों को मैंने कहा कि जरा सोचिए कि राहुल गांधी का यह भाषण किस दिशा में था, इशारा क्या था, और जो दिल्ली नहीं बल्कि बिहार में चल रहा है, वहां जो मीसा भारती कह रही हैं, दिल्ली में जो हो रहा है, चुनाव है, मध्यावधि चुनाव की सुगबुगाहट, और उसकी बात बीच बीच में हम लोग भी करते हैं और हर तरफ से कई तरफ से आती हैं बातें। इन सबको अगर जोड़ा जाए, राहुल गांधी का भाषण क्या कहता है? शुक्रिया राजीव जी। राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया उसकी चर्चा आने वाले समय पर में लंबे समय तक होगी, और सबको इंतजार था। सब सोच रहे थे कि राहुल गांधी इस दिल्ली के चुनाव को बदलने के लिए क्या स्टैंड लेने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। बहुत लोगों में तो चैलेंज लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, और लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाषण दिया और कांग्रेस को दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से कमर कस के चुनाव मैदान में उतर जाने के लिए प्रेरित किया, इसी का इंतजार सब लोग कर रहे थे। और चुनाव तो बदल चुका है। आज भी आप देखेंगे, आज राहुल गांधी अपने कैंपेन में लगे हैं। कैंपेन तो सारे लोग कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दलों की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया बताती है। थोड़ा आगे आ जाइए जी। कांग्रेस सीरियस कंटेंडर के तौर पर सामने है, और मैं पहले से कह रहा था, दोहराता हूं कि
कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। और ये बात कुछ समय पहले जब मैं कह रहा था कि ऐसा होगा और सब्जेक्टेड टू कंडीशन ये कि कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़े, और वो जो हो चुका है, तो ये लोगों को यकीन नहीं होता था, और बहुत लोग भी ऐसा कहते होंगे, हो सकता है। लेकिन तेलंगाना के समय भी हमने इसी तरीके से एनालाइज किया था कि कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आएगी। और ये आज घोषणा करने में, एनालाइज करने में थोड़ा संकोच जरूर होता है, क्योंकि अभी चुनाव कैंपेन बाकी है। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी ने पूरे इलेक्शन को आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस कर दिया है। और बीजेपी क्यों नहीं, इसका भी जवाब देना जरूरी है कि बीजेपी जो लगातार 35% 38% वोट लेकर आती रही है, वो क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं होगा मुकाबला। आप देखेंगे राजीव जी कि बीजेपी लगातार ऑपोजिशन का पोजीशन लिए हुए है, और चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में कांग्रेस ने मदद की थी, चुनाव लड़ते समय वो कोताही बरती गई थी कि कहीं बीजेपी ना आ जाए, तो इस वजह से ऐसा हुआ कि कांग्रेस को जनता ने आउट कर दिया, शून्य पर ला दिया कि तुम तो ना विपक्ष के बनने के लायक हो, ना सत्ता के लिए तैयार हो। तो जो कांग्रेस ने जो तेवर नहीं दिखाया, जो दिखाना चाहिए था, आज जो दिखाया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी को एक तरह से गिफ्ट कर दिया था कांग्रेस ने कि जाओ अपोजिशन का पोजीशन संभालो। तो कांग्रेस ने अपना कोर्स करेक्शन किया है, और अब वो अपोजिशन पे ऑटोमेटिक आ गई है। जैसे ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि हमारी शीला दीक्षित की सरकार जब थी, उस समय उस सरकार को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार का नारा दिया, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कहां है। जैसे ही वो दूसरे सवाल उन्होंने पूछे जो एक विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछता है, तो उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल की सबसे पहले प्रतिक्रिया आ गई, त्वरित प्रतिक्रिया, क्योंकि चोट सबसे पहले उनको लगी। तो वो त्वरित प्रतिक्रिया क्या थी? वो त्वरित प्रतिक्रिया थी कि हम राहुल गांधी जी का जवाब नहीं देंगे। इसका आपके पास जवाब नहीं था अरविंद केजरीवाल जी। आपने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? आपने पेरिस जैसी सड़कें बनाई क्या? आपने बाकी चीजें जो वादा किया था, दिल्ली को स्वच्छ बना देंगे या स्वर्ग बना देंगे, बनाया क्या? आपके पास जवाब नहीं है। तो ये साथ में उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी, आप अपनी पार्टी बचाइए और हम देश बचाएंगे। अरे देश बचाएंगे? आप दिल्ली तो बचा नहीं पा रहे हैं, पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं, और आप देश बचाने की बात कर रहे हैं। इसमें वहां उनकी पॉलिटिक्स है, वहां वो इंडिया गठबंधन में अपने आप को देख रहे हैं, और उनको चाहिए इंडिया गठबंधन वाला वोट। अरे कांग्रेस को छोड़ करके कोई इंडिया गठबंधन होता है क्या? कांग्रेस को हटा करके इंडिया गठबंधन होता है क्या? अगर होता तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस तो फिर शून्य पर ही रहेगी। लेकिन आपने जो कांग्रेस पर हमला किया है, इसलिए किया है कि कांग्रेस के साथ वो दलित वोट्स, वो मुस्लिम वोट्स, वो ओबीसी का वोट्स, वो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिलाने वाली जो पूरी जमात उसके समर्थक हैं, वो सिख वोट्स, वो अल्पसंख्यक वोट्स, तमाम वोट्स, और कांग्रेस के वोटर्स तो हर जाति धर्म में है, वो उनके साथ आएगी तो आपकी कुर्सी हिल जाएगी। बिना कांग्रेस की सरकार तो संभव ही नहीं है, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ फिर भी सरकार नहीं बनाएगी। मुझे लगता है अगला स्टैंड उसी तरफ से जाने वाला है। कांग्रेस को जिसको समर्थन देना हो दो, वरना फिर से चुनाव हो। ये कांग्रेस का स्टैंड रहने वाला है आने वाले समय में। ये चुनाव में दिखा, जब वो पूर्वांचलियों के बीच गए, दही चूड़ा खा रहे थे, जब वो सड़कों में घूम रहे थे, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि दिल्ली कहाँ है, तो वो दिल्ली जो शीला दीक्षित वाली थी, उस दिल्ली से कनेक्शन कांग्रेस का हो रहा है। वो कांग्रेस जो 10 साल पहले थी, और जिस 10 साल में कांग्रेस के जमाने में जो डेवलपमेंट हुआ और आज जो डेवलपमेंट दिख रहा है, उसका भी कंपैरिजन हो रहा है। तो ये लक्षण जो है
सीधे तौर पर राहुल गांधी ने दिखला दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी सीधे चुनाव में मुकाबले में आ गई है और बीजेपी तीसरे नंबर पर जा चुकी है, आज की तारीख में जा चुकी है, कोई भी वोटिंग करा ले। जी जी, प्रेम कुमार जी आता हूं दोबारा आपके पास। बहुत कुछ आप यहां बता रहे हैं और दिल्ली के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है उस पर प्रेम कुमार जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उधर जरा बिहार भी चलेंगे बीच बीच में, और बिहार में मीसा भारती के बयान के क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। जल्दी से डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। दिल्ली से लेकर बिहार तक चल क्या रहा है? बिहार में जल्द होगा बड़ा उलटफेर हम कह रहे हैं, और इधर राहुल गांधी ने कर दिया है खेल, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में जो दृश्य सबसे पहले दिखाई दिया वो ये था कि नीतीश कुमार पहुंचे दही चूड़ा खाने और चिराग पासवान वहां नहीं थे। तुलसीदास जी ने लिखा ही है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे ने। तो जहां पर आते ही नैनों में स्नेह न दिखाई दे, वहां तो मेजबान ही नहीं था, नैनों में स्नेह कब दिखाई देता? वैसी जगह नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए। आगे चलकर इस छोटी सी घटना के भी कुछ और संकेत बड़े बनेंगे। बिहार में मीसा भारती का बयान, पिछले कुछ दिनों से जो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के बयान आ रहे थे, उसी की अगली कड़ी। वे ये भी याद दिला रही है कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री होते हैं तब बिहार में काम होता है, तो काम की बात भी हो रही। लगता तो ऐसा है कि बिहार में धीरे धीरे जो तारीखें बताई जा रही थी, हम और आप भी कई बार जिक्र कर रहे थे, हमारे कई सुधी जो दर्शक और श्रोता हैं वे भी तारीखों का ऐलान कर रहे थे। 14 जनवरी जब सूर्य उत्तरायण होगा उसके बाद बिहार की राजनीति का सूर्य भी करवट लेगा। कुछ लोगों ने 19 जनवरी की तारीख दे रखी है। हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, नजूबी नहीं है, लेकिन लगता है कि बिहार में कुछ होगा। दिल्ली की जहां तक बात है, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस जो भी कुछ कर रही है, किसी भी चुनावी समर में इसी की जरूरत है। जब आमने सामने की लड़ाई हो तो यह संभव नहीं है कि आप जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उसके साथ लुका छिपी का कोई खेल खेलते रहें या हल्के वार करें, खास तौर से उस पार्टी के बारे में जो 11 साल से सत्ता है, जो सत्ता में आई ही कांग्रेस को कोसकर है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उदय हुआ ही कांग्रेस और शीला दीक्षित को कोस कर है। लोकपाल का आंदोलन हो, अन्ना का आंदोलन, निर्भया का आंदोलन, शीला दीक्षित के साथ किस तरह की बदसलूकियां उस वक्त सड़कों पर हुई थी हम सब ने देखा था। मंत्रियों को किस तरह घेरा गया था, शीला दीक्षित के मंत्रिमंडल के हारून यूसुफ को किस तरह भीड़ में से बचकर निकालना पड़ा। तो यह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस विरोध की उपज है। तो आज अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस को केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ ताल नहीं ठोकना चाहिए, बीजेपी से लड़ना चाहिए, तो ये लड़ाई को हल्का करने की कोशिश होगी। बीजेपी से तो कांग्रेस लड़ ही रही है, ऐलानियां लड़ रही है। इस वक्त संदीप दीक्षित या राहुल गांधी पर जो सवाल था, प्रेम कुमार जी ने कहा ही कि बहुत से लोगों को लग रहा था पता नहीं राहुल गांधी केजरीवाल का नाम लेंगे या नहीं लेंगे, दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर क्या कहेंगे। आज उन्होंने दिल्ली की तुलना कटाक्ष करते हुए पेरिस से कर दी, फ्रांस की राजधानी बता दी उन्होंने दिल्ली को। इससे मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई सीधी आमने सामने की खंडक की लड़ाई बन गई। दोनों पार्टियां सामने आमने लड़ने को तैयार हैं। अब बची इसमें तीसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने चुनौती ये है कांग्रेस को भी कोसे और आम आदमी पार्टी को भी। कांग्रेस के सामने भी वही चुनौती है कि वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का विरोध करे। इस त्रिकोणीय संघर्ष में अगर कांग्रेस और राहुल गांधी बाकी बचे हुए 20-25 दिन जो भी बचे हैं उसमें अगर इसी तरह लड़ते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि वे कम से कम सीधे विपक्ष की भूमिका में तो आ ही जाएंगे। अभी सत्ता तक पहुंचने की बात हम नहीं कर रहे। हम नहीं जानते कि 4% से 34%, 44% या 24% वोट करने में कांग्रेस को और कितने पापड़ बेलने पड़े। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने जो तेवर दिखाए, राहुल गांधी ने और खास तौर से संदीप दीक्षित ने जिस तरह का चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है, उससे दिल्ली का मतदाता भी
कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहा है। आप छोटे छोटे क्लिप्स देख लीजिए, वीडियो क्लिप यूट्यूबर्स के, बड़े बड़े चैनल्स के, जो निष्पक्ष उस तरह के प्रेक्षक हैं, उनके साथ जनता की बातचीत देखें तो जनता का जो रुझान है, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उन्हें वापस भेजने की बात हो रही है, गो बैक के नारे लग रहे हैं। तो हो सकता है कि जनता अब इस विकल्प पर विचार करे जिसे उसने 15 साल पहले सत्ता सौंपी थी, 11 साल पहले, लगातार 15 साल के लिए। तो उसे इससे सोचने में, इस पर विचार करने में बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करता। आजमाई हुई पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी को भूले हुए तो 26 साल हो गए दिल्ली की जनता को। तो मुझे लग रहा है अब ये लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिस तरह लड़ रहे हैं वैसे ही चुनाव लड़ना चाहिए, नतीजे जो भी हो। ये राजीव, बिल्कुल, नतीजे जो भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। राहुल गांधी, जिस ढंग से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए और वो लड़ रही है, ये सबसे बड़ी चीज। प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ कहेंगे आप बिहार से लेकर दिल्ली तक? और कल से राहुल गांधी, और आज राहुल गांधी सुबह पहुंच गए रिठाला और वहां वो मकर संक्रांति भी मना रहे हैं। उसके बाद पेरिस दिखा रहे हैं। दिल्ली में पेरिस का सूरत हाल क्या है, कैसी है दिल्ली, और ये सब यहाँ राहुल गांधी जिस ढंग से, जिस एग्रेसिवनेस के साथ बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूती के साथ दिल्ली में लड़ रही है। और अगर बिहार चले तो मीसा भारती जो कह रही हैं, लगातार एक नहीं बल्कि ये तीसरा बयान उनका है, और कह रही है कि अंदर खाने चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मैं तुलना करूंगा, लेकिन जरा पहले बिहार की बात कर लेते हैं 1 मिनट। एक तो पहली बात कि चिराग पासवान ने अगर नीतीश कुमार को बुलाया और मौजूद नहीं रहे, ये अशिष्टता है, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है, सामाजिक शिष्टाचार नहीं है ये। और वो बीजेपी का खेल खेल रहे हैं। आपने पहले भी 3-4 दिन पहले हम लोगों ने उनका एक साउंड बाइट सुनाया था, जिसमें वो नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे थे कि नीतीश कुमार की सरकार रहेगी। तो वो एक बीजेपी का एक रणनीति के हिसाब से अगर वो चल रहे हैं, तो वो एक धक्का, एक कदम और मजबूर कर रहे हैं नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ जाने के लिए जी। पहली बात। दूसरी बात कि इस पूरे बिहार के प्रकरण में जो बिहार के सबसे तजुर्बेकार नेता है, आप देखिए कि जो उनका लालू प्रसाद यादव, उन्होंने एक बयान दिया छोटा सा, उसके बाद वो खामोश हो गए। और उस बयान के बाद से नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं, वो करस्पॉन्डेंट्स के और पत्रकारों के जो माइक आ रहे हैं, वो सवाल एक ही पूछा जा रहा है कि आप पलटी कब मारेंगे जी। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के कैरेक्टर को जनता के सामने कर दिया। एक छोटा सा इंटरव्यू देकर उन्होंने, जब भी नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं, अब उनसे सवाल ही पूछा जा रहा है। बिहार के जो भी नेता जा रहे हैं, सबसे सवाल नीतीश कुमार के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये लालू प्रसाद यादव ने किया, और उनकी रणनीति, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नेता, उनको मालूम है कि खेल कैसे खेलना है, वो खेल उन्होंने खेल दिया। आते हैं दिल्ली की तरफ। देखिए, दिल्ली में कल राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया। हम लोगों ने कल ही इसकी चर्चा की थी जी। लेकिन कुछ दो एक बातें हैं जो इस इलेक्शन में खास हैं। देखिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की एक विशेषता रही है कि उनका सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। वो वीडियो बना लेते हैं, उनके पास बड़े सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। पिछले कुछ 5-6 वर्षों में कांग्रेस ने भी ये फासला तय किया है। तो अब जो सोशल मीडिया वॉर है, वहां का जो जंग चल रहा है वीडियो बनाने का, वीडियो के एडिटिंग करके काट छाट के वीडियो पेश करने का, अब उसमें कांग्रेस को भी महारत है। वो काम अब कांग्रेस भी कर रही है। अब चाहे सवाल आरक्षण का हो, चाहे 370 का हो, तमाम सारे मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल के तमाम वीडियो पुराने नए आ रहे हैं। ये तो ये सब तब्दीली आई है। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को कल राहुल गांधी ने दूर कर दिया, और उसका असर अब बाकी के इलेक्शन में दिखाई देगा।
बीजेपी का वोट शेयर आप देखिए, अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध से हुआ है। बीजेपी का वोट शेयर 30 के आसपास रहा है शीला दीक्षित के समय में भी, और 30 के थोड़ा ऊपर गया अरविंद केजरीवाल के समय भी। यानी 30 से 35-36 के वोट शेयर पे बीजेपी दिल्ली में रही है जी। शीला दीक्षित के समय भी रही है। तो बड़ी साफ सी बात है कि कांग्रेस अगर दिल्ली में बहुत कम वोट शेयर पे सिमट गई है तो ज्यादा उसका जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के पास गया है। अब इसको वापस कांग्रेस पार्टी कैसे ला पाती है ये हम इलेक्शन में देखेंगे। लेकिन कल राहुल गांधी ने सीलमपुर को क्यों चुना? सीलमपुर वो जगह है जहां दंगे हुए थे ट्रंप के विजिट के दौरान और उनके जाने के बाद भीषण दंगे हुए थे दिल्ली में। और दंगे क्या, वो सुनियोजित हिंसा थी। लेकिन वहां पे खड़े होके, सीलमपुर पे खड़े होके राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी भी भारतीय पर अगर हमला होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम उसके सामने उसके बचाव के लिए खड़े होंगे। ये बात का संदेश पूरी दिल्ली में चला गया है। तो एक बड़ा वोट बैंक, और बहुत साफ तौर पे कहें कि जो मुस्लिम्स का वोट बैंक है, वो कांग्रेस से जो अलग हुआ था उसको एक संदेश गया है। साथ ही ये संदेश वहां चर्चा है उस खेमे में कि अरविंद केजरीवाल न शाहीन बाग गए, अरविंद केजरीवाल दंगों के बाद दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भी नहीं गए। 370 पे उनका जो रुख है वो भी सब लोग जानते हैं। तमाम ऐसे मामलों पे, और अभी जो वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी हो रहा है उसमें उनको बाकायदा इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि कितना वो हिंदू धर्म के करीब हैं। तो ये राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया। दूसरा संदेश, जो कांग्रेस 5 साल पहले जहां नहीं थी और अब है, कि अब कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की राजनीति में पूरी तरीके से है। उसका वोट में कन्वर्जन का एक मसला है जो हल होना है, लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति में वैचारिक तौर पे कांग्रेस है। आरक्षण के मुद्दे पे, जातिवाद जनगणना के मुद्दे पे, रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर कांग्रेस है। अब इसका असर भी इलेक्शन में हमको दिखाई देगा। दूसरा कि लगभग 40% वोट झुग्गी बस्तियों का, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का दिल्ली में है। कांग्रेस का ये मजबूत गढ़ रहा है और यही मजबूत गढ़ अब आम आदमी पार्टी का भी है। इसमें कांग्रेस कितना इनरोड बनाती है, राहुल गांधी लगातार अगर प्रचार करते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ इसमें असर होगा। लेकिन राहुल गांधी कितना प्रचार करते हैं, कितनी रैलियां और करते हैं, इस पर निर्भर करता है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी कितना प्रचार करते हैं और राहुल गांधी की बातों को उनके कार्यकर्ता कितना सुनते हैं, समझते हैं और काम करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर देखना होगा। जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल गांधी की एंट्री, लेकिन ना इधर राहुल गांधी की एंट्री होती है, उधर मीसा भारती लगातार बयान दे रही हैं जो अपने पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव की जो बात थी उस पर मुहर लगाते हुए वो कह रही हैं। और तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण, आज सुबह सुबह जो घटना घटी कि चिराग पासवान अपने घर बुलाते हैं, अपने दफ्तर में जब दही चूड़ा भोज देते हैं और वहां बुलाते हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री साहब आ जाते हैं लेकिन चिराग पासवान वहां नदारद, मुख्यमंत्री वापस जाते हैं बिना खाए हुए। आखिर चल क्या रहा है बिहार में? और इधर दिल्ली में राहुल गांधी का पदार्पण आज, कल के बाद आज सीधे फिर से, यानी लगातार हम देखेंगे। और कहा जा रहा है कि 10 दिन अगर राहुल गांधी इसी ढंग से दिल्ली में घूम गए तो चुनाव बदल जाएगा। कैसे आप देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान ने आज जो किया वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब नीतीश कुमार के सामने से थाली खींच ली जाएगी। ये दही चूड़ा वाला ही मामला नहीं है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार में? अमित शाह तो चुप्पी साध ही चुके हैं। और जिन चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को इतना कमजोर किया गया, उन्हीं चिराग पासवान ने जो अपमान किया है, इस बात को नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए।
इसलिए आज का जो घटनाक्रम है वो थोड़ा सा उस तरफ लेकर के जाता है कि बिहार में चुनाव से पहले कुछ होगा, माने खेला होगा और नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, ये संभावना और ज्यादा प्रबल होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये तो है बिहार की बात, और जो मीसा भारती ने बात कही है उससे भी संकेत मिलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी बिहार के बारे में देश को दिल थाम करके बैठना चाहिए और नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, निश्चित रूप से दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 1998 से 2013 तक 15 साल दिल्ली में शासन किया और दिल्ली को एक नए रूप में उद्घाटित किया। शीला दीक्षित ने एक मॉडल तैयार किया कि एक राष्ट्रीय राजधानी इस तरह की हो सकती है। सड़कें, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज, स्कूल से लेकर के और दूसरी चीजें, यातायात के साधन सुलभ करना, ये सब कुछ शीला दीक्षित ने किया था। और खास करके हरियाली जो दिल्ली में देखी गई है कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, जो इस समय सबसे खराब परिस्थिति है, तो उस चैलेंज को भी शीला दीक्षित ने काफी पहले महसूस कर लिया था। तो एक ऐसी महिला जिसमें विजन है और दिल्ली को ऐसा स्वरूप देना कि जिसमें लोगों की सेहत भी दुरुस्त रहे और मस्तिष्क भी दुरुस्त रहे। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन से उपजी हुई आम आदमी पार्टी 2013 में जब सरकार में आती है, उस समय कांग्रेस पार्टी का अगर आप वोट परसेंटेज देखिएगा तो वो बहुत तेजी से घटता है। और अगले जो 2 इलेक्शन होते हैं 2015 और 2020, उसने तो कांग्रेस पार्टी को एक तरह से कहिए कि आप जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया। 2015 में जो कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज था वो 9.7% था और 2020 में 4.2%। जी। और हम दोनों ही बार में खाता उसका नहीं खुला। तो जिस पार्टी को 40% वोट मिल रहा था वो 4% पर आ गई। और ये जो वोट है वो निश्चित रूप से गया आम आदमी पार्टी की तरफ, और उसमें 3 बड़े आधार, गरीब, मिडिल क्लास और जो मुस्लिम मतदाता है, ये तीनों जो आधार वोट हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, ये आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए। आज जो चुनौती है और मुझे लगता है कि परिस्थितियां भी कांग्रेस पार्टी के लिए अनुकूल हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद जो माहौल बना, समूचे देश में राहुल गांधी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि मुझे लगता है एक बदलाव के प्रतीक बनकर के सामने आते हैं। एक ऐसी राजनीति जिसमें विनम्रता है, जिसमें विकास है और जिसमें दूरदृष्टि है, ये राहुल गांधी के उस पूरे उसमें दिखाई पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ संघर्ष करता है और मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है। तो वो राहुल गांधी जो आज पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली की बात ही नहीं है, पूरे देश में उम्मीदों का एक केंद्र है। तो ऑब्वियस है कि जहां वो रहते हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पे लोगों की वो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी पसंद होंगे। मेरे पास कोई सर्वे और डाटा नहीं है कि मैं ये कहूं कि पहली पसंद होंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नौजवान हैं, जो माइनॉरिटी मतदाता है, जो दलित हैं, निश्चित रूप से राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद मानते होंगे। और महिलाओं में भी खास करके राहुल गांधी इस समय एक उम्मीद बन करके उभर रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी का जो कल का भाषण होता है, उसने भी संकेत किया कि राहुल गांधी आइडियोलॉजिकली अपने स्टैंड पर कायम है और जो भी उनके सामने आएगा, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल, और बहुत सही तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया कि वो अरविंद केजरीवाल जो जाति जनगणना पर कभी नहीं बोलते हैं, जो आरक्षण के मुद्दे पर कभी नहीं खड़े होते हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल तो आरक्षण के खिलाफ अपनी
आंदोलन करके वो राजनीति में दाखिल होते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। वो व्यक्ति जो वही हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और गुजरात के समय जो उन्होंने नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो छापने की बात की थी। माने गांधी जी के सत्याग्रह के जरिए जो आदमी राजनीति में प्रवेश करता है वही गांधी की फोटो को भी हटाता है, गांधी के मूल्यों को दरकिनार करता है और हिंदुत्व के पाले में जाकर के खेलने लगता है। और अब जो उन्होंने एक दिल्ली में जो एक ऑरा क्रिएट किया था, एक ऐसा प्रशासन देने का कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, वीआईपी कल्चर खत्म करने का जो वादा था, और एजुकेशन को लेकर के ये सारी भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर के जो वादे थे, मुझे लगता है कि वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। केजरीवाल के कुछ काम निश्चित रूप से लोग पसंद करते हैं, लेकिन जिन झुग्गियों में, मैं गरीब और मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जो झुग्गियां कांग्रेस पार्टी ने दी थी उस गरीब और लोअर मिडिल क्लास को, उन्हीं झुग्गियों में वो फ्री बिजली और फ्री पानी की वजह से वोट मिल रहा है। अगर राहुल गांधी कल के भाषण में, मुझे थोड़ा सा एक कमी महसूस हुई कि राहुल गांधी को दिल्ली के स्थानीय मुद्दों को भी एड्रेस करना चाहिए था। हो सकता है कि अगली कुछ रैलियों में वो इन बातों को उद्धृत करें कि जिन झोपड़ियों में फ्री बिजली और फ्री पानी के जरिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहुंच बनाई थी, वो झोपड़ियां किसने दी, वो बस्तियां किसने बनाई, वो कॉलोनियां किसने विकसित की थी। ये सब कांग्रेस के समय का काम है, जिसको एक तरह से हाईजेक किया अरविंद केजरीवाल ने। और आज जब लोग पॉल्यूशन से परेशान हैं, जब आज लोग अरविंद केजरीवाल के वायदों को देख करके थोड़ा मायूस हैं, और उसी दिल्ली में जहां पर राहुल गांधी ने भाषण दिया, जिसकी तरफ इशारा किया प्रशांत जी ने, कि जब दंगे हुए, उस दंगे के समय या आपका शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था, उस समय भी अरविंद केजरीवाल का मुंह सिला हुआ था। तो आप धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर आप कभी खड़े नहीं होते हैं, आप दलितों पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर कभी आपका मुंह नहीं खुलता है, गरीबों के लिए आप सिर्फ लफाजी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से महंगाई के खिलाफ सब्जी मंडी जाते हैं या दूसरे और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाते हैं, ये काम कभी अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। तो राहुल गांधी ने जो अपनी पहुंच बनाई है लोगों के बीच में, थोड़ा सा मुझे इस बात की एक तरह से अभी उम्मीद है कि राहुल गांधी उन स्थानीय मुद्दों को और ज्यादा उन्हें जगह देनी चाहिए, और ज्यादा दिल्ली के स्थानीय जो इश्यूज हैं उन पर अपनी बात रखनी चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया, देखिए जो ऊपर चीजें हैं वो हम लोगों को दिख रही हैं, हाईवे हो या मेट्रो हो, ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन असल में जो मतदाता है, जो गरीब मतदाता है, जिसको झुग्गियां मिली, जिसको झोपड़ियां मिली, जहां पर सड़कें छोटी छोटी बनी थी, जहां पे बिजली के खंभे पहुंच रहे थे, वह उन चीजों को भी रेखांकित करना चाहिए। और शीला दीक्षित के समय पर जो लोगों की सहूलियत के लिए काम हुए थे वो भी रेखांकित करने चाहिए, और फिर अपना फ्यूचर का एजेंडा इस पर बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी को बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या उनके जो नेता हैं वो जो बात कर रहे हैं उससे ज्यादा राहुल गांधी की आवाज को सुना जाता है। राहुल गांधी अगर उस बात को कहेंगे तो हम लोग भी उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसकी जरूरत महसूस की जा रही है, चुनौती बड़ी है, क्योंकि 4.25% वोट से आपको ऊपर जाना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की बड़ी मजबूत एंट्री हुई है दिल्ली के चुनाव में। चूंकि मैं लखनऊ में बैठा हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि वहां के जो लोकल हालात क्या है और कांग्रेस पार्टी को कितनी बढ़त मिल सकती है। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि राहुल गांधी की एंट्री से ये तो तय है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि इस बार खाता भी खुलेगा, और हो सकता है कि वो दहाई के अंक तक पहुंचे। और अगर दहाई के अंक तक कांग्रेस पार्टी पहुंचती है तो निश्चित रूप से बीजेपी की भी चूल्हे हिलेंगी, और अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आएगा कि केवल हम इंडिया अलायंस की बात करके और जब हमारी मनमानी हमेशा चलेगी, कांग्रेस पार्टी को हम यूं ही लेंगे, और कांग्रेस पार्टी केवल इस दबाव में रहेगी कि नहीं इंडिया अलायंस बचा के रखना है। तो खैर उनको भी समझ में आएगा, और कांग्रेस पार्टी को एक ऑफेंसिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत है।
वो न सिर्फ इंडिया अलायंस के साथ और बल्कि मुझे लगता है कि फ्रंट फुट पर खेलने की जरूरत है। आज जब राहुल गांधी समूची पूरे राजनीतिक माहौल में अकेले व्यक्ति हैं जो कहीं भी खड़े होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, धक्के खाते हैं और कोई उस वक्त नहीं होता है, तो फिर क्यों नहीं उस पार्टी को अपनी तरफ से पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत हो। और लोग इस बात को मुझे लगता है कि उम्मीद भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से सामने आएगी। तो वो एक माहौल है और उस माहौल में राहुल गांधी को हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आपको संगठन पे काम करना होगा। जो आप बात कह रहे हैं रिजर्वेशन की, भागीदारी की, वो आपके पार्टी में भी दिखनी चाहिए। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो उत्तर प्रदेश में अगर ये चीजें होती हैं तो लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को, वैसे ही मुझे लगता है कि हर राज्य में परिस्थितियां हैं तो कांग्रेस के प्रति लोग उम्मीद से देख रहे हैं। चुनौती यही है कि आप संगठन के स्तर पर जो कह रहे हैं वो आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से लोग आपके साथ खड़े होंगे। और जो राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष और वो मेहनत दूसरे और राजनीतिक दलों को करनी पड़ेगी। प्लस राहुल गांधी को स्थानीय मुद्दों को भी एड्रेस करना होगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को लाभ ही नहीं होगा बल्कि सफलता भी मिल सकती है। ये साफ दिखाई पड़ता है दिल्ली के इलेक्शन में भी और दीगर जो इलेक्शन होने उसमें भी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली का इलेक्शन अब एक अलग मोड़ पर जा चुका है राहुल गांधी की एंट्री के साथ साथ, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही खबरें और इन्हीं के बीच खींचतान, यही सारी चीजें आ रही थी। कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई थी, लेकिन कल से जब कांग्रेस का प्रचार थामा है राहुल गांधी ने और सीलमपुर से उन्होंने भाषण के साथ में शुरुआत की है, इस एक रैली के साथ शुरुआत की और आज वो जिस ढंग से पहुंचे हैं रिठाला में, रिठाला विधानसभा क्षेत्र में, और वहां के लोगों के साथ उन्होंने मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया है और कुछ और भी गतिविधियां उनकी रही। इन सब गतिविधियों के बाद कांग्रेस के अंदर जो उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए, जराना चाहता हूं अनिल जी आपके पास, कि इसी दिल्ली में राहुल गांधी बीच बीच में लगातार, ऐसे देखा जाए तो दिल्ली में राहुल गांधी ने शुरुआत से ही मोर्चा संभाल रखा था। अगर आज जैसे वो गए कुछ लोगों के साथ, इससे पहले कुछ दुकानों में कभी जाते हैं, कभी रेहड़ी पटरी वालों के बीच जाते हैं, तो कभी कीर्ति नगर चले जाते हैं, कभी कुछ और करते हैं। ये सारी चीज़ें दिल्ली में हम लोगों ने पिछले साल, 1.5 साल में, 2 साल में, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देखी है। इसीलिए आपको क्या लगता है क्या कि राहुल गांधी का ये जो स्टेप है ये आने वाले इस चुनाव में शायद वो कारगर साबित हो जाए, यहाँ कांग्रेस पार्टी को उससे कुछ बढ़त दिला पाए, ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस में राहुल गांधी की जो एंट्री हुई है उससे जो एक नॉन आइडियोलॉजिकल किस्म का तू मैं टाइप का जो डिबेट चल रहा था, मतलब एक तो जुगलबंदी चल रही थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आइडियोलॉजिकल प्लैंक उसको उन्होंने दे दिया है। कम्युनलिज्म हो, चाहे ये क्या कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, या जो बाकी जो सारे है वो एक आइडियोलॉजिकल ये फाइट है मिला दिया है। उसको मीट करने का कोई कैपेसिटी केजरीवाल में नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी और वो दोनों लगभग एक ही किस्म की राजनीति करने वाले हैं और उनकी वैचारिक जो धारा है वो वही है। मतलब वो आरएसएस के ही, मतलब कहना ही चाहिए, डायरेक्ट कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आरएसएस के ही ए और बी टीम है। तो वो राहुल गांधी ने वो क्लियर लाइन बना दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के संदर्भ में, क्योंकि आप जानते ही हैं कि शाहीन बाग से लेकर के या दिल्ली के दंगे हों या जो कोई भी जो कम से कम माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने कुछ मतलब उसके खिलाफ ही किया, उसके पक्ष में कुछ नहीं किया। तो एक क्लियर कट लाइन ले रही है। दूसरा ये है कि एक बहुत अच्छा जो वहाँ मतलब कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के जो कैंपेनिंग का जो ये है क्या कहते हैं कोर एलिमेंट है, उसमें एक ये भी है कि जो हमने जो दिल्ली बनाई थी वो दिल्ली कैसी है उसको जरा तुलना कर लो। और मतलब शीला दीक्षित को इसको वो उसको कर रहे हैं, मतलब उसकी मेमोरी को ला रहे हैं वापस। और शीला दीक्षित निश्चित तौर पर ऑफ लेट दिल्ली के किसी भी आदमी से अगर आप बात करेंगे तो उनको लगता है कि शीला दीक्षित के समय में ज्यादा काम हुआ है। और लोग साफ साफ ही बोलते हैं कि ये सारे काम, एक वीडियो में कल देख रहा था क्लिप
अरविंद केजरीवाल के कहीं का था, अब कितना ऑथेंटिसिटी मुझको मालूम नहीं। वहां लोग बोल रहे हैं कि ये सारे काम उनके जिस इलाके में वो गए हुए हैं उस इलाके में लोग बोल रहे हैं कि ये सब तो शीला दीक्षित के समय में किया हुआ था, आपने उसके बाद क्या किया है। तो वो सच्चाई है। कांग्रेस ने जिस शीला दीक्षित के समय में जो किए हुए काम थे, जो नीरज जी बोल रहे थे, रविकांत जी, कि ये जो है यहाँ के स्थानीय मुद्दों को वो उसको ज्यादा जोर से उठाना चाहिए। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स रही होगी जिसकी वजह से शीला दीक्षित का जिनको उनके काम का जितना इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं कर पाई। अब वहां पर जैसे अभी है एक कॉलेज नहीं खोला उन्होंने दो यूनिवर्सिटीज बनाई, इंद्रप्रस्थ और ये गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। उसके बाद उनके ही समय में ये जो सफदरजंग कॉलेज है, ये अस्पताल है, उसमें एक मेडिकल कॉलेज खोला, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। इस तरह आप देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है वहां पर जो जिस तरह से दिल्ली के आबो हवा में जो भी आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं वो तो बहुत बुरी हालत थी। सीएनजी लाया उन्होंने, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट जो प्रो इन्वायरमेंट होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वो उसने किए। मेट्रो सब कुछ जो डेवलपमेंट भी कहता है। तो ये सारा कुछ जो है ना उसको शोकेस करने की जो जरूरत थी। जी, तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं अचानक अनिल जी, लेकिन अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप? इधर राहुल गांधी की बात हो रही है और उधर आप देखिए कि नीतीश बाबू को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। मीसा भारती सुबह से। देखिए राजीव जी, एक तो जो राहुल गांधी को लेकर चर्चा चल रही है, और कल हम लोगों ने राहुल गांधी का लाइव भाषण भी सुनवाया था कि राहुल गांधी ने किस तरीके से हमले बोले थे। और जब हम लोगों का न्यूज पॉइंट शुरू हुआ था तो हम लोग भी यही सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी आज जब सीलमपुर पहुंचेंगे और बोलेंगे तो देखना ये है कि वो केजरीवाल का नाम लेते हैं या बचकर निकल जाते हैं। ये हम लोगों को भी शंकाएं थी, और सभी हमारे जितने पैनल साथी थे सबकी मतलब थी कि राहुल गांधी देखते हैं कि करते क्या है, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कांग्रेस का चुनाव में रुख क्या है। और हम लोगों ने लाइव सुनवाया राजीव जी, उसके बाद ये सुनवाया कि किस तरीके से 4 या 5 बार राहुल गांधी ने सीधा अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर एक साथ किया, और ये बता दिया एक तरीके से कि कांग्रेस का रुख अब स्पष्ट है कि छोटा मोदी और बड़ा मोदी दोनों के बीच की जो जुगलबंदी है, उस जुगलबंदी को कांग्रेस अब तोड़ेगी और ये जुगलबंदी अब नहीं चलेगी। और कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और राहुल गांधी ने शब्द भी इस्तेमाल किया कि मेरी या कांग्रेस की राजनीति में एकदम क्लैरिटी है। ये उनका शब्द मतलब उन्होंने इस्तेमाल किए कि राजनीति में क्लैरिटी है, यानी कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, न नरेंद्र मोदी को लेकर और न अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में आए तो उनकी परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति रही है वो उसी तरीके की राजनीति है जैसे पुलिस जो है वो पहले अपने मुखबिर को निपटाती है, जो उसका मुखबिर होता है तो उसी को सबसे पहले निपटाती है जब उसे कुछ नहीं मिलता है। तो नरेंद्र मोदी अपने मुखबिरों को निपटाने पर लगे हुए थे, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लपेटना शुरू किया, उनकी पार्टी को खत्म करना शुरू किया। इस्तेमाल जो था वो आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल का शुरू किया था, उन्हीं का बनाया हुआ था, और एक टीवी चैनल पर चर्चा में आरएसएस के व्यक्ति ने खुलकर कहा कि ये तो हमने खड़ा किया था, अरविंद केजरीवाल जो थे वो हम ही को नुकसान पहुंचाने लगे, इस तरह की कहा उसने। और संजय सिंह उसमें मौजूद थे फोन लाइन पर जिस कार्यक्रम में बात हो रही थी। तो यानी कि राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट लाइन दे दी कि अब कांग्रेस जो है वो दिल्ली को टेक एंड ग्रांटेड अरविंद केजरीवाल के लिए जिस तरीके से वॉकओवर दे दिया था 2 चुनाव में, अब वो वॉकओवर की स्थिति नहीं है। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी, और ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब आप कांग्रेस की दिल्ली में सरकार बनाइए, शीला दीक्षित ने जो काम किए थे उन कामों को आगे बढ़ाया जाना है। ये उन्होंने एक लाइन स्पष्ट तौर पे दे दी, यानी अब कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी गए और जाकर वहां पूर्वांचलियों के बीच जाकर उन्होंने दही चूड़ा खाया और मकर संक्रांति मनाई, उससे भी राजीव जी राहुल गांधी ने संकेत आगे तक के दे दिए हैं। दूसरा, अडानी के मसले को लेकर जिस तरीके से कल उन्होंने खुलकर प्रहार किया, हालांकि संजय सिंह जो थे वो तो साथ में दिखाई पड़ते थे कांग्रेस के अडानी के मसले पर, लेकिन बाकी आम आदमी पार्टी खामोश रहती थी। तो ये संजय सिंह की व्यक्तिगत बात हो सकती है कि वो संजय सिंह रहते रहे हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल या किसी और के उस पर जो है वो नहीं है। तो ये एक संकेत यहाँ से भी दे दिया कि इंडिया गठबंधन के भी जो दल जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम ना सोरोस के साथ हैं ना अडानी के साथ हैं, उनको भी ये संकेत है कि ज्यादा अडानी के साथ बच के चलोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी इस तरह की चीजें आ सकती हैं। यानी आगे की लाइन एकदम स्पष्ट है,
क्लैरिटी जो राहुल गांधी ने इस शब्द इस्तेमाल किया वो क्लैरिटी है अपने मुद्दों को लेकर, अपनी आगे की रणनीति को लेकर, और किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि राहुल गांधी जो है किसी को अब वॉक ओवर दे देंगे खुलकर। तो यानी अब कांग्रेस खड़ी होगी और ये समय की आवश्यकता है और देश की भी आवश्यकता है। दूसरा राजीव जी, जो नीतीश कुमार का मसला है वो अब और ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है, और एक तरीके से कहा जाए कि चिराग पासवान के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने आग में घी डलवाने का काम किया है। यानी नीतीश कुमार जो अब तक दबे छुपे कर रहे थे, अब नीतीश कुमार के सामने ये संकट भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया कि नीतीश कुमार वाकई में वो पलटी मारे, वरना इसी तरीके से नीतीश कुमार के सामने से थाली छीन ली जाएगी। ये संकेत आज दिया है, बहुत स्पष्ट शब्दों में दिया है। यानी जिस समय नीतीश कुमार को बिना भोजन कराए हुए, बिना कुछ दही चूड़ा खिलाए हुए बैरंग लौटाया जा रहा था, अमित शाह उस समय अहमदाबाद में पतंग उड़ा रहे थे, और वो काटा जो था वो हो रहा था। यानी पतंग काटने की बताई जा रही थी कि नीतीश बाबू अब पतंग ऐसे काटी जाएगी, भले ही वो चाइनीज मांझे के जरिए काटी जाए, क्योंकि चाइनीज मांझा बहुत आ गया, देसी मांझा तो बनता नहीं राजीव जी यहाँ, जो गर्दन भी काट देता है आदमी की। तो ये साफ संकेत दे दिया गया कि वो चाइनीज मांझा उनके पास जो है वो चिराग पासवान के तौर पर अभी भी है, और उसके जरिए गर्दन भी काटी जा सकती है और इस तरीके से थाली सामने से खींची जा सकती है। ये संकेत साफ तौर पर नीतीश कुमार को दे दिया गया। अब नीतीश कुमार के सामने राजीव जी मजबूरी ये है कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचानी है, अपना सम्मान बचाना है, और मुख्यमंत्री बने या ना बने, अगर पार्टी बची रहेगी, सम्मान बचा रहेगा, तो सरकारें तो आती जाती रहती हैं। और लालू प्रसाद यादव ने और मीसा भारती ने जो संकेत दिए हैं राजीव जी, वो सीधे सीधे ये हैं कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनने का वो लालच छोड़ो, वरना ना सरकार रहेगी ना पार्टी रहेगी, और कहीं क्यों नहीं रहोगे। तो इसलिए अपना भविष्य सुरक्षित करो, समाजवादियों के खेमे में आओ, लौट कर घर को आओ, और ये संगी जो हैं ये किसी के सगे नहीं हुए तो तुम्हारे सगे ये कैसे हो जाएंगे। तो ये एक साफ संकेत जो है दे दिया गया है। हालांकि समाजवादियों का रह रहकर प्रेम राजीव जी इन संघियों के प्रति उभरता रहता है, और इन संघियों को सरसब्ज करने में समाजवादियों का बहुत बड़ा योगदान है। और चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हो, चाहे जेपी रहे हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडीज रहे हो, चाहे नीतीश कुमार रहे हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, दो नाम ऐसे कहे जा सकते हैं जो समाजवादी खेमे से रहे, और उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि इनको सरसब्ज उस तरीके से नहीं होने दिया और काफी हद तक इनको रोके रखा। तो लालू प्रसाद यादव तो मजबूती के साथ सांप्रदायिकता के मसले पर भी लड़ते रहे हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव जो थे आखिरी समय में वो ढुलमुल होने लगे थे, और अखिलेश यादव तो एकदम कहा ही नहीं आ सकता कि वो कब क्या ढुलमुल किस तरीके से हो जाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से मजबूती से डटे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को ये संकेत दे दिया है कि नीतीश बाबू, अब अगर आपको अपना सम्मान बचाना है तो समाजवादियों के साथ आपको आना पड़ेगा, वरना कल स्थिति ये हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी, और थाली जो आपके आगे से आज छीनी गई है, ये आपको संकेत दे दिया गया है कि किस तरीके से राजनीतिक विषाद पर भी थाली आपके सामने से खींच दी जाएगी। अब ये नीतीश बाबू को तय करना है कि कल जब पशुपतिनाथ पारस के दही चूड़ा की भोज में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलेंगे, तब क्या खिचड़ी पकती है और उसकी क्या परिणति होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कल खिचड़ी पकना और उसकी परिणति यानी उसके बाद क्या कुछ होगा, रिजल्ट क्या आने वाला है, ये सब कुछ हम कल देखेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने आज तो बुलाकर नीतीश बाबू को नहीं खिलाया और खुद गायब हो गए, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस नीतीश बाबू को भी और लालू प्रसाद यादव को भी, दोनों को बुलाए हैं, और कल दोनों मिलते हैं तो क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझो, बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, और उसमें मीसा भारती क्यों बार बार कह रही हैं कि इधर हम इंतजार कर रहे हैं, और जो अभी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि समाजवादियों एक हो जाओ, ये मैसेज देने की कोशिश है क्या लालू प्रसाद यादव की तरफ से? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, बिहार की राजनीति में दो वास्तविकताएं हैं। एक तो जो बयान दिए जाते हैं वो रणनीतिक तौर पर दिए जाते हैं, कई बार इसका सच्चाई से लेना देना भी नहीं होता है, लेकिन उन बयानों से को ठहरे हुए पानी में पत्थर मारना भी कह सकते हैं, और वो हलचल पैदा हो जाती है। तो आमतौर पर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हो क्या रहा है। तो फिर बयान के जवाब में जब प्रतिक्रियाएं होती हैं, घटनाएं जब घटती हैं, तब फिर उसका संयोजन करके हम कुछ मतलब निकालते हैं, तो फिर उस मतलब का पर कोई प्रतिक्रिया आती है कि नहीं, ये सब एक चेन है। उस चेन को हम देखें। देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले एनालाइज किया कि नीतीश कुमार के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना
महागठबंधन के साथ ही सूट करता है। और चूंकि बीते समय में जो घटनाएं घटी, नीतीश कुमार को एनडीए में कमजोर होना पड़ा है और आज जो घटना घट रही है अब अपमानित भी होना पड़ रहा है। भाई रोहिणी आचार्य जी ने जो एक ट्वीट किया है, मीसा भारती जी से अलग है, मैं रोहिणी आचार्य जी का नाम ले रहा हूं, उन्होंने ट्वीट किया है, वो पत्तल पत्तल में तुलना की है उन्होंने, और कलयुग के हनुमान और कलयुग के राम भी तुलना की है उन्होंने, और एक तरह से उस समय की याद दिलाई है जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व को भोज पर बुलाया था और उल्टे पैर खदेड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर विज्ञापन के रूप में छप गई थी और उनसे पूछे बगैर छपी थी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि उसके बाद वो गठबंधन से भी बाहर हुए थे। तो ये एक और घटना उसी के रोहिणी जो याद दिला रही है वो उसी चीज की याद दिला रही है। तो उसका मतलब ये भी है कि क्या फिर एक बार एनडीए से वो पत्तल कांड रिपीट हो रहा है, एक दूसरे तरीके से रिपीट हो रहा है। तब बीजेपी को अपमानित करके नीतीश ने बाहर किया था, अपमानित किया था, आज नीतीश को अपमानित हो रहा है, एनडीए ने बदला सोच चुकाया है भाई चिराग पासवान के थ्रू। तो ये राजनीति जो है उस समय भी परिणति भी एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने में हुई थी, इस बार भी ये परिणति हो सकती है और होने के पूरे आसार हैं। कल भी एक भोज होने वाला है, आप जानते हैं पारस पासवान जी जो दे रहे हैं, और ये एक तरह से पारस पासवान और चिराग पासवान के बीच की लड़ाई का भी प्रतिबिंब है। लेकिन कल लालू और नीतीश दोनों भोज में मिलेंगे, ये एक बड़ी घटना होगी। और अगर मैंने तो प्रेडिक्ट कर रखा है, क्योंकि ये चौंकाने वाली बात होती है, पहले से लालू नहीं बुलाते हैं कि आ जाइए नीतीश जी, ये बिना निमंत्रण के नीतीश जी लालू जी के घर पहुंचेंगे। आप आज मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, वो होगा, उसके लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता है। तो ये चीज घटनाएं जब होंगी तो राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ये है कि कब इस तरफ आए, लेकिन चूंकि चुनाव कब होंगे इस पर ये निर्भर है, रणनीतिक रूप से टाइमिंग क्या होगी इस पर निर्भर है। तो हमने अपना आकलन रखा हुआ है कि जब तक इलेक्शन की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक अगर ये कुछ घोषणा करते हैं तो इनकी पार्टी में टूट तो निश्चित है, चाहे एनडीए में रहे तब टूटेंगे और चाहे वो एनडीए छोड़ के महागठबंधन में जाए तब भी टूटेंगे। लेकिन बचेंगे कैसे? तो बचने का रास्ता चुनाव है। चुनाव में हमेशा रिकवर होते रहे नीतीश कुमार, कमजोर होके भी हमेशा मजबूत होकर सामने आते रहे। भाई लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पाला बदल करके अपने आप को मजबूत किया, इससे पहले भी वो विधानसभा चुनाव में भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव का अनुभव खट्टा था एनडीए के साथ। इस बार महागठबंधन में उनके जाने के इसलिए आसार बन रहे हैं और इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूं एक और बात जी। इस चर्चा में बार बार एक बात आई है दिल्ली के संदर्भ में कि कांग्रेस 4% वाली पार्टी बोल करके, तो मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहता हूं कि 4% वाली बोलने से कांग्रेस के साथ अन्याय होता है। अभी अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, भाई आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी को कितने वोट प्रतिशत मिले और कांग्रेस को कितने वोट प्रतिशत मिले, दोनों लगभग बराबर हैं। और आप विधानसभा क्षेत्रों में तुलना कर लीजिए, 3 लोकसभा सीट लड़के कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है और 4 लोकसभा सीट लड़के बीजेपी आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे है। पिछले लोकसभा का आंकड़ा ले लीजिए, अपोजिशन में कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं थी, हर जगह दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। तो कहने का मतलब क्या है, अपोजिशन वाली थ्योरी जो मैं फिर से कहता हूं, जनता जब देखती है कि अपोजिशन में कौन है तो जनता उसको वोट करती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपोजिशन का रूप दिखाया 2019 में, जनता ने उसको अपोजिशन दिया। अब 2024 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर अपोजिशन के रूप में लड़ी, दोनों को लगभग इक्वल वोट परसेंट मिले। और अब विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के तौर पर लड़ने जाएगी तो वही होने वाला है जो लोकसभा चुनाव में हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। बीजेपी भी अपोजिशन के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं 4% की थ्योरी से कांग्रेस के लिए एनालिसिस करने में कांग्रेस के साथ अन्याय होता है पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के हिसाब से, इसलिए मैंने ये बातें कही हैं। जी जी जी
दिल्ली की बात, कांग्रेस की बात, और क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी यहां आ चुके हैं चुनावी मैदान में, इसलिए अब कांग्रेस की चर्चा भी खूब हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जरा बिहार चलते हैं और डॉक्टर राकेश पाठक जी, बिहार में क्या लगता है आपको? और जो बातें यहाँ कह रहे थे प्रेम कुमार जी, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दो बातें, दो यहाँ पर अगर परिस्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई देती हैं। एक तो हम लोग ये देखते हैं कि चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन चुनाव बिल्कुल नजदीक होगा तब। दूसरा है कि अभी इसकी सुगबुगाहट क्यों हो गई, क्यों लालू प्रसाद यादव को कहना पड़ा कि आए और काम करें, क्यों मीसा भारती बार बार कह रही हैं कि दोनों अच्छे दोस्त हैं और इशारों इशारों में बात करते हैं। फिर उसके अलावा आज भी आपने सुन लिया, उनकी बाइट सुन ली। इसके अलावा तेजस्वी यादव को अगर देखें तो वो एक आध दिन लालू यादव के बात के बाद, बयान के बाद वो थोड़ा सा चुप होते हैं, उसके बाद फिर हमलावर हो जाते हैं। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी शह और बात की राजनीति चल रही है। दोनों तीनों जो दल हैं वे मौके की तलाश में, जो मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूं कि किसी अच्छे बहाने की तलाश सबको है। नीतीश कुमार को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को भी। जिस दिन कोई ताजा मुद्दा मिल जाएगा उस दिन ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। फैसले तक पहुंचने से पहले ये सारी कवायद हो रही, लगभग मन सब बना चुके। बीजेपी मन बना चुकी है कि नीतीश से मुक्त होना है। नीतीश मन बना चुके हैं कि बीजेपी का साथ उन्हें विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है, उनके साथ से नुकसान हो सकता है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को तो मन बनाने के लिए कुछ करना नहीं, उनके तो दोनों हाथों में लट्टू है। वे चाहेंगे कि नीतीश कुमार साथ आ जाए एन चुनाव से पहले, तो बेहतर चुनाव लड़ा जा सके। अगर नहीं भी आते हैं तो पिछले कुछ दिनों में नीतीश की बीजेपी के साथ जुगलबंदी और सरकार बनाने के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा हो, रोजगार न देने पाने का मुद्दा और तमाम सारे मुद्दे, उन सारी विफलताओं का ठीकरा फोड़ने के लिए लालू और तेजस्वी के पास पर्याप्त अवसर होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सारे तीनों जो मोर्चे हैं वो युद्ध में जाने से पहले अपने अपने पाला बदल के लिए मौके की तलाश में, और मौका कभी भी आ सकता है, किसी भी मुद्दे पर आ सकता है। कि वो जाति जनगणना का मुद्दे पर आ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर आ सकता है, वक्त के मुद्दे पर आ सकता है। लोकसभा में जेपीसी में देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी क्या स्टैंड ले गई। तो बिहार का विषय तो यहाँ, दिल्ली के सवाल पर प्रेम कुमार जी की आपत्ति वाजिब है कि हम आमतौर पर पिछले विधानसभाओं के 4% मतों को याद रखकर आकलन करते, तब से तो बहुत पानी यमुना में बह गया है। उसके बाद से लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, कांग्रेस कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। आज 14 जनवरी की शाम को कांग्रेस के पुराने मुख्यालय पर से ध्वज अंतिम बार उतार दिया गया है। कल 15 जनवरी को नए भवन में उसका ध्वजारोहण होगा, प्रवेश है, और ये उनका जो झंडा है वो कल नए भवन पर उसका उत्तोलन होगा। तो कल के बाद जैसे सूर्य उत्तरायण हो चुका है, वैसे ही कांग्रेस भी अब उत्तरायण के बाद अपनी नई दिशा दिल्ली में तलाशेगी, नए कार्यालय से नई ऊर्जा के साथ, जो राहुल गांधी दिखा रहे। अगर यही टेम्पो राहुल गांधी और कांग्रेस ने बनाकर रखा पूरे चुनाव में, अब सीटों का बंटवारा, समझौता हो सकता है आप आम आदमी पार्टी से वगैरह वगैरह जैसी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया हो। राहुल गांधी के इतने बेबाक बोल के बाद भी अगर हमें ये लगता हो कि कोई आंतरिक समझौता हो सकता है केजरीवाल के साथ, तो हमारी भूल होगी। अब कोई समझौते की गुंजाइश बची नहीं, अब तो बहुत दूर निकल आए हैं दोनों लोग। तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों पर नजर रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल से, हाँ, ये खबर भी बड़ी खबर है क्योंकि कल से कांग्रेस पार्टी अपना दफ्तर चेंज कर रही है, यानी कांग्रेस पार्टी का नया दफ्तर 9 तुगलक मार्ग होने जा रहा है। और ये आज आखिरी बार 24 अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी ध्वजारोहण, उसके बाद झंडे को उतारने का कार्यक्रम हुआ।
और अब यहाँ से राहुल गांधी की राजनीति जो है वो हम देख रहे हैं। लेकिन कल उधर बिहार में जो कुछ होने जा रहा है, एक छोटी सी बाइट तेजस्वी यादव की सुनाना चाहता हूं। पशुपति पारस के घर कल लालू प्रसाद यादव जाएंगे, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। खिचड़ी पक गई है लगता है। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। मकर संक्रांति है कल, और उनके कार्यालय में जो है मनाया जा रहा है, शायद यह एमएलए फ्लैट में, तो वहाँ मनाया जा रहा है। इसलिए हम लोग का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है, चाहे पारस जी हो, रामविलास पासवान जी हो, सब लोग हमारे पिता के साथ ही रहे हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसमें न्योता देने आए थे। तो कल दही चूड़ा होगा, तो लालू जी जाएंगे। नहीं, कोई राजनीतिक कोई। तो सुन रहे थे प्रशांत जी, दही चूड़ा होगा, शिष्टाचार मुलाकात, और सब एक दूसरे को जानते रहे हैं। रामविलास पासवान जी हो या पशुपति पारस हो, चिराग पासवान का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जाएंगे, दही चूड़ा होगा। पक गई खिचड़ी। लेकिन अब देखिए लालू प्रसाद यादव अगला जो बयान है वो क्या देते हैं, और वो राजनीति को नया दिशा देगा। नीतीश कुमार निश्चित तौर पे राजीव जी उनको चिराग पासवान के जरिए, अमित शाह के जरिए संदेश मिलते रहे, और वो उसका जवाब देंगे। अभी थोड़ा सा तूफान के पहले की शांति है, और अभी भी चुनाव में क्योंकि बहुत दूरी है, अभी फासला है, तो धीमे धीमे शेप लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह कुछ होने जा रहा, लेकिन एक निश्चित तौर पे एक दूरी एनडीए में बन गई है नीतीश कुमार की। और दिल्ली के मामले में राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट बात अनंत सिन्हा जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने इलेक्शन को वैचारिक कर दिया है। इलेक्शन में हल्कापन था, वो अब वैचारिक यहाँ पे डिबेट होगी। और एक दूसरा जो चीज होगी, और हो गई है बल्कि आज से ही और कल से, वो अब की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दो बड़े प्लेयर यहाँ पे दिखाई देंगे मीडिया की हेडलाइन में, चर्चाओं में। और धीमे धीमे आप देखिएगा कि बीजेपी के पास वैचारिक जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी क्योंकि सत्ता में है, तो वो जाहिर सी बात है उनको हर बात का जवाब देना होगा, खबरों में बने रहने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने निश्चित तौर पे कांग्रेस ये पूरे इलेक्शन को एक दिशा दे दी है, और वो दिशा बीजेपी के लिए मुश्किल बात होगी। बीजेपी चाहती थी कि वो आरोपों पे, अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत आरोपों पे चुनाव को अपने पक्ष में करार ले जाए। बाकी उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी प्रचार कर रहे हैं इंटरव्यू देकर जी, चुनाव आयोग भी लगा हुआ है, ये सब चीजें हैं उनके साथ। उनका एक मीडिया भी है, लेकिन उस मीडिया का असर राजीव जी दिल्ली में कम है। आश्चर्य की बात यह है कि वो जो मीडिया है, बीजेपी समर्थित मीडिया, उसका दिल्ली में असर कम है। वो खासकर उन इलाकों में जहां वास्तविक चुनाव होना है। देखिए, चुनाव जो है वो अपार्टमेंट और कोठियों वाले दिल्ली में चुनाव नहीं होना है। ये लोग सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार दिल्ली का गरीब जनता ही बनाएगी, वही बनाती है। इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी की लोकेशन देखिए कहाँ जा रहे हैं राहुल गांधी, कल कहाँ गए थे, आज कहाँ गए, तो और अरविंद केजरीवाल कहाँ जा रहे हैं, ये यही तय करेगा दिल्ली का। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, वो ये है कि देखिए 2015 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री, किसी को विश्वास भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, वो चुनाव जीता। उस वक्त वीआईपी कल्चर को चुनौती देते हुए एक नए तरीके की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे। नीले रंग की वैगन आर वगैरह हम लोगों ने देखा था, उसको दिल्ली की जनता ने सलाम किया, उस बदलाव को, और थम्पिंग मेजॉरिटी दी। 2020 के इलेक्शन में 2015 से 20 का जो था, नए आइडियाज को सलाम किया दिल्ली ने। स्कूल और अस्पताल, शिक्षा, इसको 2020 से 25 का जो कार्यकाल है, उसमें कोई नया आइडिया आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं ला पाई। जो सुर्खियों में रहे वो एलजी के साथ झगड़े में, या फिर
ईडी और सीबीआई। तो ये एक तब्दीली है। इसमें कांग्रेस कितना आगे बढ़ पाती है हम देखेंगे, लेकिन चुनाव अब दिल्ली में आज के बाद से आप देखिएगा, कल सुबह से या आगे के दिनों में चुनाव अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस में होता हुआ दिखाई देगा। जी राजीव जी, चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और इन सब के साथ साथ बीजेपी, ये तीनों अगर ट्रायंगुलर फाइट यहाँ है तो कौन आगे निकलता है देखा जाएगा। क्या तेलंगाना वाला हाल होने जा रहा है यहाँ दिल्ली में? अभी थोड़ा जल्दबाजी है, समझेंगे उसको भी। प्रोफेसर रविकांत जी ज़रा समझूं आपसे, ये जो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं और कि जाएंगे लालू यादव, वो हम लोग भी पहले से बात रख ही रहे हैं, पशुपति पार्क, मतलब कल कितना इम्पॉर्टेंट डे कह सकते हैं अगर बिहार की राजनीति के हिसाब से देखा जाए। अगर नीतीश बाबू पहुंचते हैं, लालू यादव भी पहुंचते हैं और दोनों की वहां मुलाकात होती है, तो फिर आगे की राजनीति, जैसे प्रशांत जी कह रहे थे कि यहाँ अभी कल ही सब कुछ हो जाए, ये बात बिल्कुल सही है कि कल ही कुछ भी नहीं होगा, या अगर ऐसा कुछ है भी तो पहले से बात हो रखी होगी, ये भी माना जाए। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान ने जो आज किया है उसको भी डिकोड करने की जरूरत है। चिराग पासवान ऐसे तो नहीं कर सकते कि घर पे बुला के मुख्यमंत्री को, प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री के आने से पहले सुरक्षाकर्मी आते हैं, सब कुछ चेक किया जाता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं, झेलते रहते हैं हम लोग, वो सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद वहां घर का जो होस्ट है, मुखिया है, वो गायब है। ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो जैसे अमलेंदु जी कह रहे थे कि पतंग कहीं और, मतलब डोर किसी और के पास है, कोई और पतंग उड़ा रहा है उधर गांधीनगर में। आज वैसे भी मकर संक्रांति है और अमित शाह जी उधर ही लगे होंगे, तो उन्होंने वो पतंग खींच ली है। और इसमें कोई दो राय नहीं, आपने कहा कि प्रोटोकॉल होता है, ये मुख्यमंत्री यूं ही नहीं पहुंच सकता है। लेकिन चिराग पासवान का आखिरी समय पर गायब हो जाना, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि वो डोर कोई और खींच रहा है। और पिछले दिनों से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी, और ये भी हम लोग जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में चिराग पासवान को खड़ा करके नरेंद्र मोदी ने ही नीतीश कुमार को कमजोर कराया। लेकिन नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं कि जो नंबर 1 पर होंगे बिहार में तो भी मुख्यमंत्री होंगे, दूसरे नंबर पर होंगे तो भी मुख्यमंत्री होंगे, और पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी थे तब भी मुख्यमंत्री थे। अब नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी ने यह तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को वहां नहीं रहने देना है। तो चिराग पासवान से बढ़ती हुई नजदीकियां जो दिख रही थी, वो इशारे में ही खत्म कर दी गई, दूर कर दी गई, और नीतीश कुमार को एक तरह से फिर से अपमानित करवाने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार वैसे कतई नहीं है जो लोग समझते हैं। नीतीश कुमार इन सारी चीजों को महसूस करते हैं और वो अचानक एक दिन फैसला लेंगे, ये भी सबको पता है। अब इधर जो आज तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि यूं ही औपचारिक बातचीत होना है, बुलाए गए हैं तो बैठेंगे, वो आपने कहा खिचड़ी पक रही है। राजीव जी, मुझे तो खिचड़ी से ज्यादा मुझे तो खीर नजर आ रही है कि ये खीर पक रही है और इस खीर पकने में खेला है। खिचड़ी तो कल होगी, लेकिन असल में खीर पकाई जा रही है, और इस खीर में मोदी जी की हिस्सेदारी नहीं है। इस खीर में जिसकी हिस्सेदारी है वो लोग पहुंच रहे हैं। तो अब ये बहुत स्पष्ट दिखने लगा। देखिए, हम लोग टाइम तो नहीं बता सकते हैं कि कब होगा, लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन बिहार का एनडीए के साथ नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये अब दिखने लगा है। खेला उसके पहले होना है, और नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर के, और उसमें चिराग पासवान भी होंगे। वो जो अपमानित किया गया है वो करवाया गया है। दरअसल नजदीकियां जो बढ़ रही हैं
वो भी कुछ कह रही हैं, लेकिन जब इधर आपने नहीं किया तो अब कल पशुपति पारस के यहाँ, तो बिहार का जो स्थानीय पूरी राजनीति है वो एक नई करवट ले रही है, नए समीकरण बन रहे, और उन नए समीकरणों में इंद्रप्रस्थ को उस तरह से सफलता हासिल नहीं होने वाली है। और जो लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि साहब हम अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये मंसूबे तो पूरे नहीं होने जा रहे। और इसके लिए पूरी तैयारी, देखिए तेजस्वी यादव के पास अभी लंबी राजनीति है, तेजस्वी को कोई जल्दी है नहीं। नीतीश कुमार की पारी खत्म होने को है। नीतीश कुमार किसे बिहार में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे, उनकी आधी पार्टी तो वहां पहुंच गई है। संजय झा हो या और दूसरे लोग हों, वो तो एक तरह से उनकी पाले में जाकर के बैठ चुकी हैं। नीतीश कुमार की आधी पार्टी हाईजैक हो चुकी है, इस बात को वो महसूस कर रहे हैं। तो जो लोग उनके साथ छल कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जाते जाते वो खेल करेंगे कि बीजेपी को चारों खाने चित करेंगे। और इसलिए तेजस्वी के चेहरे पर अगर आपने देखा हो, एक शांति दिख रही थी, उसमें कोई तनाव नहीं था, उसमें बहुत उत्तेजना भी नहीं थी, एक बहुत शांति के साथ उन्होंने बयान दिया। वो दिखाता है कि एक परिपक्व नेता किस तरह से अपने जज्बातों को छिपाता है, और राजनीति में ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, और नीतीश उसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में खेला तो होना है, लेकिन वो कब होगा इसकी तारीख नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा नहीं बता सकता। नीतीश कुमार का राइट हैंड क्या कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड को नहीं पता होता है। नीतीश कुमार वो हैं, लेकिन ये जरूर है कि परिस्थितियां जो दिख रही हैं हम लोगों को, हम लोग उसी का एनालिसिस कर रहे हैं कि वो ये बताती है कि बिहार में खिचड़ी भोज तो कल होगा, खीर जरूर खाई जाएगी जो कल चढ़ा दी जाएगी। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, खीर बहुत, खिचड़ी से लेकर खीर तक। बढ़िया विश्लेषण है आपका प्रोफेसर रविकांत जी। अनिल सिन्हा जी, हम सब की बात आप सुन रहे थे, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन सवाल वही है, खिचड़ी आखिर कहाँ पक रही है? इधर दिल्ली में भी खिचड़ी पक रही है और उधर बिहार में देख ही रहे हैं हम। आपका विश्लेषण क्लोजिंग कमेंट के रूप में। देखिए ये जो बिहार वाला है उसमें सबसे मैं सहमत हूँ कि कोई ये टाइम लाइन नहीं दे सकता कि कब ये नीतीश कुमार जाएंगे, और उनके दोनों के संबंध जो है उसका रास्ता जो है वो रास्ता कठिन, मतलब कितना लंबा है, वो संबंध कितने समय तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो बचा हुआ पीरियड है उसमें जो पोजीशनिंग चल रही है ये बहुत सिग्निफिकेंट है सोशल इक्वेशन के हिसाब से, पशुपति पारस और इनका जो दोनों का चिराग पासवान का, क्योंकि पासवान वोट जो है उसके लिए दोनों दावेदारी इलेक्शंस में इन्होंने जो बढ़िया परफॉर्मेंस किया चिराग पासवान ने, अभी तक पशुपति पारस ने अपनी जो ये दावेदारी है छोड़ी नहीं है, तो एक क्लैश उनके बीच में है। तो वो अब उसमें निश्चित तौर पर पारस के साथ जा रहे हैं, मतलब ये लालू उनके यहाँ, इसका मतलब है कि एक इक्वेशन उस लेवल पे बन रहा है। देखिए बिहार में अभी और भी ग्राउंड लेवल चेंजेज आ रहे हैं। एक तो है क्या कि जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश जी के खिलाफ, बीपीएससी वाला जो आप आंदोलन हुआ उसमें देखेंगे, उसमें पप्पू यादव और जो बाकी लेफ्ट है की पार्टियां हैं उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लिया। तो एक अलग वो एक री जो है अलाइनमेंट भी चल रहा है इंडिया के लेवल पे, इसमें कि कांग्रेस भी काफी अपना पोजीशन इंप्रूव कर रही है। 18 तारीख है मेरे ख्याल में, अभी मैं ध्यान में नहीं आ रहा है एग्जैक्ट डेट, राहुल गांधी आ रहे हैं न्याय सम्मेलन के लिए वहां पर पटना में, और वो एक उसकी बहुत जोरों से तैयारी चल रही है और उसका असर होगा। तो बिहार में जो सोशल इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंस्टिट्यूएंसी बनाई है नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों की, महादलितों की, उस कंस्टिट्यूएंसी में अब कांग्रेस जाना चाहती है, जो आरजेडी से मतलब आरजेडी उसको एड्रेस नहीं कर पा रही थी लंबे समय से, तो वो भी चल रहा है। तो
कई तरह के जो है सोशल इक्वेशंस चल रहे हैं जो बीजेपी, लेकिन इसमें जो प्लेयर के रूप में एक सोशल इक्वेशंस को साधने का जो ये होती है आइडियोलॉजिकल मुहिम होती है, उसमें बीजेपी लैग कर रही है, बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। नीतीश कुमार एक चीज है, नीतीश कुमार के बारे में अभी इसीलिए मैं कह रहा था कि वो रास्ता कितना लंबा है उनका वहां बिछड़ने का, बिछड़ने तक का पॉइंट जाने का, वो हमको पता नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है वो भी कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी ये सब समस्तीपुर गए हुए हैं और वहां पे महिलाओं के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो बीच में ही सम्राट चौधरी ने उनको रोक करके ये किया कि कहीं भटक न जाए ये, क्योंकि एक विधानसभा वाला उनका स्पीच जो है लोगों को ध्यान में है, तो वो कठिनाई भी उनके साथ हो गई है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नीतीश एक मतलब जेडीयू जो धीरे धीरे अगर ये ज्यादा डिले करेंगे अगर जाने में, तो एकनाथ शिंदे वाली भी पोजीशन जो आप लोग देख रहे हैं वो भी उनकी नहीं रहेगी, क्योंकि वो कोई प्लेयर के रूप में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन जाएगा। सही कहा रविकांत जी ने, आधा उनका लोग ले जा चुके हैं, वो उनके जो लोग हैं उधर चले गए हैं, बहुत कम उनके साथ रह जाएगा, तो उनको लेना है डिसीजन। अब वो किस तरह से, या उनके जो क्लोज लोग हैं, एक तो बीजेपी की तरफ खींचने वाला है, उनका कुर्ता खींच करके उधर ले जा रहा है, दूसरा इधर महागठबंधन की तरफ उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन जो है और जो सोशल इक्वेशंस है वो उनको कंपेल कर रही है तो वो इधर आए। तो इसीलिए मतलब इस पर प्रिडिक्ट करना कुछ मुश्किल है, लेकिन चीजें बिहार में तेजी से रिपोजिशनिंग हो रही है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। बीजेपी इसमें हमको लग रहा है क्या कि जो प्ले कर पाना चाहिए था सोशल लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, और दूसरा कैंटीन के मेंशन में उनका शेयर है, राज्य के लेवल पे भी है वहां। अब अभी ये मुद्दा धीरे धीरे गरमाने वाला है कि बिहार को अपने विशेष दर्जा नहीं दिया, बिहार को बाकी चीजें नहीं दी, तो ये सब भी चलेगा। तो बहुत बिहार में चेंजेस काफी है। इस चेंज को नीतीश कुमार कितना मतलब जल्दी एड्रेस करते हैं इस पर डिपेंड करेगा। अभी तक हमको लग रहा है कि अभी तुरंत आपका मतलब ये पक गई वाला जो है उसमें हमको लग रहा है कि कितना मतलब पकना बाकी है या पक चुका है, ये कहना अभी डिफिकल्ट। जी, ये कहना डिफिकल्ट है कि खिचड़ी कितनी पक गई है, लेकिन खिचड़ी के साथ साथ खीर भी पका रहे हैं हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी। चलिए, खैर कोई खीर खाए कोई खिचड़ी खाए, लेकिन सब मिलजुल के रहें, ये देश वैसे ही था वैसा ही बना रहे, इसकी हम कामना करते हैं। आज मकर संक्रांति के इस पर्व के इस मौके पे ज़रूर ऐसी कामना होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ